जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम अपने इनकम टैक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हम देखते हैं कि अभी तक हमने कितना कवर किया है, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें और कितना कवर करना है। तो ये है अपना सिलेबस, जो 15 चैप्टर हैं हमारे पास। इन 15 में हमने कितने कवर किए हैं वो देख लेते हैं। एक सेकेंड। 1 2 3 4 और इधर से हमने 8 एंड 9, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर फिनिश किए हमने आउट ऑफ 15। ठीक है। अब अगर मैं देखूं, आप ये जो सेक्शन है बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चरल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम एक्सचेंज फ्रॉम टैक्स, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक है अपना हाउस प्रॉपर्टी, ये एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से होगा। और पीजीबीपी से 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट आप 3 से 4 क्वेश्चन तो आप कवर कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव है कि सर आगे का क्या रहने वाला है, स्टडी का प्लान कि कैसे हम फिनिश करेंगे। तो जैसे कि 5 हेड की इनकम होती है ना, इनकम टैक्स में मेजरली 5 हेड हैं। जिस 5 हेड की आप कंप्यूटेशन करते हैं कि इन 5 हेड में इनकम कैसे टैक्स किया जाएगा, उसकी कंप्यूटेशन सीख लेते हैं, तो मेजरली इनकम टैक्स कवर हो जाता है आपके सिलेबस का। उन 5 में से हमने कितने कवर किए हैं? हाउस प्रॉपर्टी कवर किया है, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन कवर किया है। अब हमें करना क्या है उन 5 में? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और ये एक सैलरी। अगर मैं देखूं तो हर एक हेड से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मतलब पांचों हेड अपने आप में इक्वल इम्पोर्टेंस है और इक्वल वेटेज है उसका। ऐसा नहीं है कि सैलरी के आप यहाँ 3 चैप्टर देख रहे हैं तो इससे 3 सवाल आ जाएंगे या सारा का सारा पेपर सैलरी से ही आ जाएगा। सैलरी इज जस्ट वन ऑफ हेड ऑफ दोज 5। जो भी हमारे 5 हेड हैं उनमें से एक हेड है सैलरी। तो इस अगर हम सैलरी के 3 चैप्टर्स को अगर हम बाद में देखते हैं, जो कि एक क्वेश्चन कवर करेगा, तो बाकी के अगर 4 हेड कवर कर लेते हैं तो 4 हेड में से हमारे 4 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएंगे। इक्वल वेटेज की बात हो रही है। उसके बाद सर ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, तो ये वाला पोर्शन है। और ये जो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, ये शुरू के 4 चैप्टर और ये लास्ट के 4 चैप्टर, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। और बात बनती है सर ये 5 हेड की। अगर इस 5 हेड से अगर मैं 4 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करूं तो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो बन सकते हैं और जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आगे आज का जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इक्वल वेटेज जो हमने अभी डिस्कस किया है, अदर हेड का भी, तो अब हम शुरू करते हैं कैपिटल गेन का। जो एक हेड है वो कैपिटल गेन बेसिकली है क्या, उसको समझेंगे कि सर कैपिटल गेन होता क्या है, किस तरीके से इसको करेंगे। दोस्तों ये है लेसन नंबर 10, कैपिटल गेन। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का, तो कैपिटल गेन का मतलब होता है, एक सेकंड, नहीं ये कुछ ज़्यादा जूम हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन उन प्रॉपर्टी को बेचने पे होता है जो प्रॉपर्टी आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा था कि सर अगर हम अपने रहने वाले ही घर को किराए पे चढ़ा देते हैं या फिर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को किराए पे चढ़ा देते हैं, तो जो मेरी रेंटल इनकम हो रही है ना, तो रेंटल इनकम से होने वाली जो कमाई है उसको टैक्स किया जाता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। लेकिन कैपिटल गेन में सर हम अपनी असेट को बेचते हैं, हम अपने कैपिटल असेट को, पूंजी को बेचते हैं। कैपिटल असेट को बेचने पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी बात यहाँ हो रही थी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहे थे, प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे थे। लेकिन कैपिटल गेन वाले में, या कैपिटल का जो ये अपना हेड है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, उसमें हम प्रॉपर्टी को बेचेंगे और बेचे हुए प्रॉपर्टी पे हमें नुकसान होगा या फिर लॉस होगा, उसकी बात इस हेड में होगी। कैपिटल गेन भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है।
ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सर इसमें क्या क्या समझेंगे, अगर हम देखें तो सबसे पहला काम ये कि सर इसका कवरेज क्या क्या है। जैसे कि पीजीबीपी में हमने देखा कि सेक्शन 28 बताता है कि भाई मैं इन चीज़ों पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये इस हेड में आ जाएगा। ऐसे ही हर हेड अपना एक दायरा बता देता है, अपनी एक लिमिट बता देता है कि मैं इसी सर्कल की बात करूँगा या इसी दायरे में मैं अपनी जो सेक्शंस हैं उसका पावर इतना ही है। अब जैसे सर लॉटरी बेचने से या फिर आप केबीसी और देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कोई जीत रहा है तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो इनकम हो रही है, क्या कैपिटल गेन के दायरे में है, कैपिटल गेन के उस सेक्शन में है। तो पता कैसे चलता है कि सर कोई भी इनकम कैसे टैक्स होता है। तो दोस्तों कोई भी इनकम किस हेड में जाएगा वो उस हेड के सेक्शंस डिफाइन करते हैं। पीजीबीपी के हेड में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो सेक्शन 28 बता देता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी वो उसका बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन जो है, हर हेड का एक सेक्शन है जिसे बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। और वो बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन ही बताता है कि सर इस हेड में आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। सैलरी का जो बेसिस ऑफ चार्ज वाला होगा सेक्शन, वो सेक्शन बता रहा होगा कि ये जो कमाई है, ये जो इनकम है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे ही हर जो 5 हेड है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है इतना बड़ा कि आप इनकम टैक्स को समझ नहीं सकते। 5 हेड ही तो है बेसिकली, और उस 5 हेड को सपोर्ट करने के लिए शुरू के 2-3 चैप्टर और नीचे के 3-4 चैप्टर में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो मेजर किसी भी हेड की पढ़ाई अगर करनी है, किसी भी 5 हेड में से किसी भी हेड को आप समझना चाहते हैं तो उस हेड का दायरा, अब जैसे कि अगर मैं वैसे बात करूं कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं उस लोकेशन का जो थाना होगा, जिसको हम पुलिस स्टेशन बोलते हैं, उसका एक लिमिटेशन है, जुरिडिक्शन है, वो एरिया है जहाँ पे वो काम कर सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई अदर स्टेट की पुलिस की पावर दिल्ली के इस वाले डिस्ट्रिक्ट में लागू होगी, ऐसा तो है नहीं। हर बंदे का अपना अपना एक दायरा है, पावर है, उसी के अंदर उसको काम करना है। ऐसे ही हर हेड का भी है। इनकम टैक्स की बात करो, अब ऐसे हम शुरू करते हैं कैपिटल हेड। तो कैपिटल गेन की बात करें तो बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 45 जो ये बता रहा होगा कि आप कैपिटल एसेट को बेचेंगे और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हम टैक्स कर देंगे। तो लेकिन सर जब वो बताएगा कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट है क्या वो भी तो पता होना चाहिए। तो सेक्शन 214 आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताएगा। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब ऐसा कैपिटल या ऐसा एसेट जिसको आपने लंबे समय तक होल्ड किया। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे किसे, वो हमें समझना है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट समझना है। सर ये दोनों अलग अलग क्यों, जब कैपिटल एसेट तो कैपिटल एसेट ही है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो दोस्तों, इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है लॉन्ग टर्म पे वो अलग बनती है और शॉर्ट टर्म पे अलग होती है, उसकी कंप्यूटेशन अलग होती है, उस पर टैक्स का परसेंटेज अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, मतलब बेच दिया है। तो इसका मतलब जो सेल वर्ड है, इस सेल वर्ड से भी बड़ा वर्ड है एक कैपिटल गेन के हेड में, वो है ट्रांसफर। अगर आप ट्रांसफर समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो फिर वो सेल माना ही नहीं जाएगा, तो ट्रांसफर को समझ लेंगे। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और लॉस, और सेक्शन 48 में हम कंप्यूटेशन सीखेंगे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की, ठीक है। व्हेन द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, ये बेसिकली इंडेक्सेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेसिकली ये है कि मान लेते हैं आज से 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की और उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। तो आज जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे 1 करोड़ में बेच रहे हैं और 1 करोड़ में से आप उसकी कीमत घटाएंगे कि 10 लाख, तो 90 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे यार उस टाइम का जो 10 लाख था आज का पता नहीं कितना ज़्यादा होगा, तो उसकी एक कंप्यूटेशन होनी चाहिए। सर ये 10 लाख क्यों घटा रहे हो, ये 10 लाख आज के तो 50 लाख बन चुके हैं, तो 100 करोड़ में से या फिर मतलब 1 करोड़ में से 50 लाख घटाओ, सर 50 लाख का ही कैपिटल गेन माना जाएगा। आप तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाए ताकि मेरा प्रॉफिट कम निकल के आए और उस प्रॉफिट कम पे मुझे टैक्स देना पड़े। लेकिन ये जो 10 लाख को बढ़ा के 50 लाख जो आप करने की बात कर रहे हैं उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही इंडेक्सेशन है। आप तो चाहेंगे कि मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले, तो लॉन्ग टर्म असेट के केस में ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट कैसे मिलता है, उसकी कंप्यूटेशन क्या होती है, वो हम सीखेंगे इसमें। अब सोचो अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना मिले तो वो तो अभी भी आप 10 लाख ही घटाओगे,
आज से 20 साल पहले अगर कोई आपने घर लिया 10 लाख का, तो क्या आज उस 10 लाख की कीमत 10 लाख ही है क्या? अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए और 20 साल पहले अगर 10 लाख रुपए होते तो शायद आज 10 लाख में आप घर नहीं खरीद सकते, और उस टाइम के 10 लाख 20 साल पहले के 10 लाख में शायद 2 घर खरीद सकते थे, 3 घर खरीद सकते थे। तो जो पैसे का जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम हुआ है। तो पैसा उस टाइम का 20 साल पहले का 10 लाख आज कितना होगा, उसकी हम कंप्यूटेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन। अगला है कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10। मतलब कुछ ऐसे कैपिटल गेन है जिसको टैक्स नहीं किया जाता है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो वो हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस में कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होगी वो हम यहाँ कवर करेंगे। और आगे है एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। सर सब कुछ हो गया, कमा भी लिए, गेन भी हो गया, लेकिन ये बताओ सर गेन पे टैक्स ना हो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग कैसे करें सर, कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं टैक्स के लॉ का। तो इसी में कैपिटल गेन में ये बताया कि अगर आप कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना चाहते तो एक काम करो, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, लेकिन इस पैसे को, इस प्रॉफिट को, इस सेल कंसिडरेशन को, जो आपको बेचने पे पैसा मिला है, इसका यूज करो। कहाँ यूज करो? घर बेचा है ना तो एक नया घर ले लो, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ऐसा है, ऐसी कंडीशंस दे देंगे ताकि आप टैक्स देने से बच जाओ। तो एग्जेम्पशन पढ़ लेंगे, फिर मिसलेनियस, और कुछ नहीं है। तो ये मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि क्या क्या हम कवर करेंगे इस सेक्शन में। तो सर शुरुआत आपको पता चल गई है। सबसे पहले समझते हैं कि इसका दायरा क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ तक इसका काम होगा। तो पहला ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45, बेसिस ऑफ चार्ज। इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन। इनकम टैक्सेबल होगी आपके कैपिटल हेड में, कैपिटल गेन में, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। पहला, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। सबसे पहला क्या है, वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सेकंड, द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर में सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है ना, अपना पावर छोड़ दिया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, कुछ भी हो सकता है। तो बस ये समझना है कि प्रीवियस ईयर में अगर कैपिटल ट्रांसफर हुआ है और वो कैपिटल एसेट है तो बात आगे बढ़ेगी। एनी प्रॉफिट और गेन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। उस ट्रांसफर को करने पे प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, तभी बात बढ़ेगी। Such profit or gain is not exempt from tax under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, ये वही है, ये जो हमने यहाँ देखा है ना, ये मतलब ये सब कुछ देख लिया, कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी हुआ है, गेन भी निकल गया, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये 54 की सीरीज में एग्जेम्प्ट है कहीं पे, तो फिर टैक्स किस बात का? ठीक है, तो ये 4 चीज़ें कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि सर वो कैपिटल एसेट हो, उसका ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र पे प्रॉफिट हुआ हो, और तो और उसकी कोई एग्जेम्पशन ना हो, तभी टैक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि बेसिस ऑफ चार्ज की है सेक्शन 45। आगे बढ़ते हैं कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट तो समझा दो, कैपिटल एसेट की तो सारी बात हो रही है, कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, उस पर गेन होना चाहिए। तो कैपिटल एसेट समझ लेते हैं, कैपिटल एसेट है क्या। एक बात बताते हैं इन जनरल सेंस में, क्या आपका मोबाइल कैपिटल एसेट है? क्या आपकी ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? क्या आपका टीवी कैपिटल एसेट है? क्या आपका जो गाड़ी कैपिटल एसेट है? सोचने वाली बात है। आप कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे? एक बात बताइए, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि कैपिटल एसेट वही हो जिसको बेचने पे प्रॉफिट हो। और अगर हर सभी चीज़ों को अगर उन्होंने कैपिटल एसेट डिक्लेयर कर दिया तो आप क्या करेंगे? टीवी बेच रहे हैं, टीवी को बेचने पे क्या आपको प्रॉफिट होगा? टीवी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 50,000 का खरीद के लाते हैं, एक दिन बाद भी बेचते हैं ना तो आपको लॉस ही होगा। इवन 5 घंटे 6 घंटे बाद भी बेचते हैं तो लॉस ही होने वाला है ना। गाड़ी के केस में भी यही होता है। आप अगर 1 लाख की बाइक लेके आते हैं, 10 लाख की कार लेके आते हैं, अगले दिन ही बेचेंगे ना तो उस पर लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, उन्होंने बोला यार अगर मैं हर चीज़ को कैपिटल एसेट में अगर कवर कर दूं तो ये लोग तो लॉस क्रिएट करके आ जाएंगे मेरे पास और बोलेंगे क्या कि साहब
देखो मुझे दूसरे हेड में तो ये सब गेन हुआ है, लेकिन कैपिटल हेड के गेम में या कैपिटल असेट के गेन में हेड में उसमें तो मुझे नुकसान ही नुकसान हो गया, तो इस नुकसान का तो लोग बेनिफिट उठा लेंगे, दूसरे हेड के प्रॉफिट में से लॉस कर देंगे, कैपिटल गेन के हेड का सारा लॉस कंसिडर कर लेंगे और निकल आएगा इनको, तो है ना। तो सर ये तो गलत है, मतलब सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए कैपिटल असेट में। कैपिटल असेट में वही चीज़ें सरकार करने की कोशिश करेंगे या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करने की कोशिश करेंगी जिसमें बेनिफिट होता हो, जिसको बेचने पे बेनिफिट, जैसे घर बेचने पे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाती है ना, ज्वेलरी वैल्यू बढ़ जाती है। और देखो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अब अगर कपड़े को भी कैपिटल असेट में रख दें, पर्सनल यूज़ की चीज़ों को भी कैपिटल एसेट में रख दें, तो उसमें तो कभी नुकसान ही नुकसान है 100%। तो सर ऐसा अगर हम थोड़ा सा एक जनरल में डेफिनेशन अपने माइंड में बना लेते हैं कि सर उन्होंने क्या किया होगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, सब कुछ को पहले ऐसा बोल दिया हो कि देखो ये चीज़ कैपिटल एसेट है और ये चीज़ नहीं है। जैसे कि आपकी खुद की यूज़ में रखने वाली चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, घर कैपिटल एसेट है ना, प्रॉपर्टी लैंड कैपिटल एसेट है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए इस डेफिनेशन में। अब वही हम देख लेते हैं। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉपर्टी चाहे बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की उन्होंने पहली ही लाइन में किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को असेट बना दिया, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को कैपिटल असेट बना दिया। लेकिन सर ऐसे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, हम तो अपने टी शर्ट को भी बोलते हैं हमारी एसेट है। देखते हैं, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज़ इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर द सेबी एक्ट। जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन ले लेते हैं और वो फॉरेनर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो FII होते हैं। आज के जो शेयर मार्केट में FII का बहुत बड़ा रोल होता है, ये लोग बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं शेयर मार्केट में, इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो FII है अगर ये इन्वेस्ट करते हैं सेबी से परमिशन लेके, तो भी माना जाएगा कि इनके जो शेयर्स हैं, इनके जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कैपिटल एसेट है। हाउएवर देखो पहले तो उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी चीज़ों को कैपिटल एसेट में कवर कर लिया, फिर बाद में अपनी चीज़ों को फिर चेंज कर रहे हैं। हाउएवर कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। क्या? पहला, एनी स्टॉक इन ट्रेड। एनी स्टॉक इन ट्रेड मतलब कोई भी चीज़ जिसको आपने बेचने के लिए रखा है, आप जो जिसका आपका बिजनेस ही वही है। स्टॉक किसको बोलते हैं? स्टॉक उसको बोलते हैं जिसमें आप व्यापार करते हैं, जो आपका बिजनेस है। जैसे किसी कोई जूते की फैक्ट्री चला रहा है तो उसके लिए जूता क्या है? स्टॉक है। इवन जो रियल इस्टेट का जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए फ्लैट्स बेचना है, वो फ्लैट भी अगर बेचते हैं तो वो क्या है? उनके लिए वैसे तो प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके लिए जो सेल करना है फ्लैट, वो क्या माना जाएगा? स्टॉक माना जाएगा। तो आप जिस चीज़ में बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी और के लिए प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपके लिए तो वो स्टॉक ही माना जाएगा। ठीक है सर। ऑल पर्सनल बिलोंगिंग टू द असेसी एक्सेप्ट ज्वेलरी। आपकी खुद की पर्सनल की चीज़ें, जितनी भी टी शर्ट, कपड़े, जो भी आप यूज़ करते हैं पर्सनली, टीवी, मोबाइल, जो भी है, कार, लेकिन ज्वेलरी को छोड़ के, क्योंकि ज्वेलरी की कीमत बढ़ती है। बहुत चालाक है गवर्नमेंट ना, उन्होंने बहुत अच्छे से लॉ को बनाया है कि भाई तुम्हारी पर्सनल की चीज़ें सारी छोड़ दी, वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। क्यों छोड़ा है? एहसान नहीं कर रहे छोड़ के, वो अपना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इन डेफिनेशन में अगर इसको कवर करते तो आप लोग उसको बेच के लॉस क्रिएट कर लेते और लॉस का तो बेनिफिट ले लेते। दूसरे हेड में अगर 2 लाख की इनकम हो रही है, इस हेड में आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, 2 लाख माइनस 50,000, जी हमारी इनकम तो 1.5 लाख ही हुई है। ये कर लेते आप। उन्होंने कोई आपके ऊपर बड़ा सा एहसान नहीं कर दिया कि भाई चलो ये इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, बेचो, खरीदो, कुछ भी करो। नहीं, उन्होंने अपने आप को बचाया है, सेव किया उन्होंने अपने आप को कि आप कल होके अपनी कलाकारी कर सकते थे। तो उन्होंने लेकिन देखा ज्वेलरी में तो पैसे बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखो भैया ज्वेलरी को कंसिडर कर लेती, ज्वेलरी तुम्हारी कैपिटल एसेट है। थर्ड, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इन अ रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब क्या होता है? विलेज। क्या होता है?
विलेज। एग्रीकल्चरल लैंड, खेती करने की ज़मीन अगर आपके गांव के इलाके में, खेती करने की ज़मीन अगर आपके गांव के इलाके में है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अब लेकिन सर ये गांव किसे बोलेंगे, गांव की डेफिनेशन क्या है ना, कैसे पता चलेगा कि ये रूरल एरिया है? तो उन्होंने उसकी एक डेफिनेशन दे दी है कि रूरल एरिया फॉर दिस पर्पस मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी or a cantonment board having a population of 10,000 or more and also which does not fall within distance of given below। मतलब रूरल एरिया वो इलाका होगा जो म्यूनिसिपैलिटी से, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे 10,000 या ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे दूर, मतलब ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी में कवर होता है और वहाँ 10,000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उससे दूर, उससे दूर कितना, उससे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी cantonment board if the population of the municipality cantonment board is more than 10,000 but not more than 1 lakh। मतलब 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और 1 लाख से कम, तो फिर 2 लाख, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो एरिया नहीं आना चाहिए। मतलब आप एक ऐसे म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है लेकिन 1 लाख से कम, तो उस एरिया के, जैसे कि मान लेते हैं ये वो एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो इससे जो 2 किलोमीटर है बाद का जो एरिया है ना वो काउंट होगा रूरल एग्रीकल्चर या रूरल एरिया। लेकिन इसके अंदर की जितनी ज़मीनें हैं विद इन 2 किलोमीटर वो रूरल एरिया नहीं होगा, वो रूरल एरिया डिफाइन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है लेकिन 10 लाख से कम है, मतलब 1 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है, तो इससे 6 किलोमीटर तक के एरिया को रूरल नहीं बोलेंगे। इससे 6 किलोमीटर आगे का जो एरिया होगा, 6 किलोमीटर आगे की जो ज़मीन होगी उसको रूरल बोलेंगे। नाउ थर्ड, ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ ऐसे में 8 किलोमीटर तक, जो 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना उसको आप रूरल नहीं बोल सकते, उसको ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र नहीं बोलेंगे। तो 8 किलोमीटर आगे की जो ज़मीन है वो रूरल एरिया होगा। तो सर इन शॉर्ट ये कि रूरल एरिया वो है, अगर आप किसी म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, उस म्यूनिसिपैलिटी में पॉपुलेशन देखो 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख से कम है, तो अगले 2 किलोमीटर तक उसका जो बोर्ड होगा जहाँ पे वो एरिया ख़त्म हो रहा है म्यूनिसिपैलिटी, उससे 2 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है वो रूरल नहीं है, उसके बाद सारी ज़मीन रूरल मानी जाएगी। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो 6 किलोमीटर के आगे की सारी ज़मीन क्या मानी जाएगी, रूरल मानी जाएगी। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर आगे की जो ज़मीन है वो रूरल मानी जाएगी, और वहाँ अगर आपका ज़मीन है तो उसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल को थोड़ा सा, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम को भी टैक्स नहीं करते तो एग्रीकल्चरल लैंड को भी नहीं करेंगे, किसान को एक रिलैक्सेशन देने के लिए। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। 1977, 1980, 1980 में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड इशू किए, बदले में आपसे पैसे लिए और उन्हें गोल्ड बॉन्ड का एक पेपर दे दिया, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। आगे चलते हैं। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1980, उन्होंने 1981 में फिर आपसे बहुत सारे पैसे लिए और आपको बदले में बॉन्ड दे दिया, वो भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाए, वो है ही नहीं कैपिटल एसेट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, गवर्नमेंट ने जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में लॉन्च किया था, उसमें अगर आपके पास है गोल्ड ऐसे या बॉन्ड है आपके पास तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आया, उसमें अगर आपने कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी बेचने पे, या फिर वो है ही नहीं कैपिटल एसेट, उसको भी कंसिडर नहीं किया गया।
इस तरीके से हमने बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किए। सेक्शन 45 जो आपका चार्जिंग सेक्शन था, जो ये बता रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें पे कैपिटल असेट कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा, या ये सेक्शन ये पूरा हेड कहाँ कहाँ काम करेगा। और 214 जो हमने कवर किया वो कैपिटल असेट का। आई होप दोस्तों ये दोनों ही सेक्शन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आगे की जितनी भी चीज़ें वो इन 2 सेक्शन पे ही बेस्ड है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, उसकी कंप्यूटेशन, उसका टैक्स का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कुछ नए सेक्शंस कवर करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।